बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, क्योंकि अब जना गार्डन का जो इलेक्शन है वो हर तरफ उसकी आवाज़ गूंज रही है और मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इस दफ़ा देखेंगे कि मैदान कैसे सजता है और जो कैंडिडेट्स हैं वो किस मंशूर के साथ लोगों के सामने आते हैं और अपने मंशूर के बारे में लोगों को कन्विंस करते हैं या उनको कायल करते हैं। तो इसी सिलसिले में क्योंकि अभी बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो हमने जो ग्रुप है उनके जो कह लें सरप्रस्त हैं या इस तरह पूरे ग्रुप को चला रहे हैं सरदार इशरत साहब, उनसे आज हमने जो थोड़ा टाइम लिया है ताकि हम उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने कराएं और उनका क्या विज़न है और वो क्यों इस दफ़ा इलेक्शन में है। तो सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने अभी टाइम दिया। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आप इस दफ़ा इलेक्शन में आए तो आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान भाई कि आज आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए। तो इस दफ़ा जो हमारा मैंने ग्रुप बनाया है अवामी इत्तेहाद ग्रुप के नाम से। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर या पिछले इलेक्शन में मैं पिछले ग्रुप के साथ था जो बरसर इक़्तिदार रहा है। तो 3 साल मैं उनके साथ रहा हूँ। तो मैंने वहाँ रह कर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोट की हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे था। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुतासरीन या बहुत सारे और लोग वो मेरे पास आते थे इस वजह से कि वो मुझे जानते थे। वादे किए स्टेज पे खड़े होके और सबसे ज़्यादा वादे मैंने किए। हमारा सबसे बड़ा जो वादा था वो था मुतासरीन। चूँकि मैं मिर्ज़ा इकबाल साहब के साथ चला था अलबदर के नाम से, तो बाद में हमारा इलाक़ हो गया, अलबदर इनकलाब दोनों मिक्स हो गए, हमने मिल के इलेक्शन लड़ा। तो हमारी बदकिस्मती कि जो ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन हम जीत गए। तो हमारे जो सदर साहब थे चौधरी खालिद साहब और नायब सदर थे सीनियर नायब सदर मलिक ज़िया साहब, कुछ अरसे के बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, वो साइड में हो गए। तो बाकी 11 रुकनी टीम रह गई। तो वो जो 11 रुकनी टीम रही है उसके बाद उन्होंने जो काम किए, मैं ये नहीं कि मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूँ, मैं उनके सामने भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे उनको ये कहता रहा हूँ कि भाईजान, आप लोगों ने जो वादे किए हुए हैं, हम लोगों ने जो वादे किए हुए हैं, आप इनको पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन उनका सारा जोर जो था वो ज़्यादा रहायशी एरिए में चलो कुछ था, लेकिन मुतासरीन को सबसे बड़ा जो मुझे इतराज़ था वो फ़ेज़ 1 की सीनियरिटी लिस्ट पे था। क्योंकि फ़ेज़ 1 में जो मुतासरीन हैं उन लोगों ने जो प्लाट खरीदे हुए थे, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे प्लाट नहीं खरीदे थे, उन्होंने कैश पेमेंट पे प्लाट खरीदे थे। और जो नक्शा था, पहले जो गलियाँ थी कटिंग के नज़दीक 3 एरिया के हिसाब से प्लाट खरीदे थे। वहाँ पर उस टाइम फाइल्स 24-24 लाख, 25-25 लाख तक के 30 लाख और 40 लाख तक फाइल खरीदी हुई थी उन्होंने जी। तो इन लोगों ने बस आके उसको एक आदमी को इस्तेमाल किया, उसके थ्रू ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाके ये सीनियरिटी लिस्ट, फ़ेज़ 2 की सीनियरिटी लिस्ट पे मैंने कभी इन पे इतराज़ नहीं किया जी। मैं शुरू दिन से, पहले दिन से मेरा फ़ेज़ 2 की सीनियरिटी लिस्ट पे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे था। जिस हिसाब से लोगों ने पेमेंट्स की हुई थी उस हिसाब से इन्होंने लिस्ट बनाई है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं था उसके। लेकिन फ़ेज़ 1 की जो सीनियरिटी लिस्ट थी इसमें बहुत सारे इतराज़ात थे। सरदार साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा, हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपका जो ग्रुप था अलबदर था, तो इस वक्त जो अलबदर जो है वो क्लेम तो अलबदर इनकलाब कर रहे हैं, यानी वो लोग जो इस टाइम बरसरे इक़्तिदार थे या साबका मैनेजमेंट थी, तो यहाँ पे अलबदर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और इनकलाब कहाँ कर रहा है। अच्छा इरफान साहब, चूँकि इस दफ़ा मैंने अपना अलग ग्रुप बना लिया हुआ है अवामी इत्तेहाद ग्रुप के नाम से, लेकिन बेसिकली उस वक्त हमारा ये इंतखाबी इलाक़ा था, 3 साल के लिए था। इसमें कहीं ऐसा नहीं था कि हम मुस्तकिल हमारा अलबदर उसमें मर्ज हो गया है। हमारे 6 उम्मीदवार गए थे, जिनमें से 2 रिज़ाइन दे गए थे और बाकी 4 रह गए थे। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि वो 4 जब वहाँ पर रहे तो उन्होंने अपने आप को समझ लो उनमें मैनेज कर लिया था। ये बड़ा एक गलत ट्रेंड है कि जब आप एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं तो लाज़मी बात है जो आपके वोटर और सपोर्टर होते हैं उनको एट द एंड तक, यानी जब तक अगला इलेक्शन नहीं आता उसके तक उनको साथ चलाना चाहिए। अच्छा सर, जो मुझे मार्केट में एक PDA का एक बहुत दरीना जो मुतालबा था उस पर
सबका इतराज़ है कि पिछले 3 साल में या जो इक़्तिदार में लोग बैठे थे उन्होंने 3 साल के अंदर कोई एक साइंसशुदा नक्शा नहीं दिया। इसके ऊपर जो है लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारे हमारे जानने वाले और मार्केट में जो लोग हैं वो कहते थे कि जिन्ना गार्डन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि ज़मीन ही नीचे से कभी लेफ़्ट हो जाती है, कभी राइट हो जाती है। तो इसके बारे में लोगों को बताएंगे। जी बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा मुतालबा वो एक ही था, क्योंकि जब तक किसी भी सोसाइटी का कोई नक्शा, फाइनल नक्शा नहीं होगा और एक मुस्तकिल नक्शा नहीं होगा तो वहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से सबसे पहली मीटिंग हुई थी इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद 32 नंबर गली में। तो मैंने वहाँ पर भी सबसे पहला मुतालबा यही किया था कि आप फ़ौरन हमें एक, उस वक़्त चौधरी खालिद साहब भी थे और मलिक ज़ियाद साहब भी थे, वो अभी गए नहीं थे जी। लेकिन बदकिस्मती से उस प्रोग्राम में चौधरी खालिद राय साहब नहीं आए थे, वाजिद साई साहब थे वहाँ पर। और मैंने उन सब के सामने एक ही मुतालबा किया था उस टाइम कि हमें एक दस्तखतशुदा नक्शा दिया जाए। उसकी वजह यह थी कि कोई भी डीलर्स बरादरी में से कोई भी जो आदमी है जो काम करता है वो बड़ी मुश्किल से किसी भी सोसाइटी में गाहक लाता है, बेशक बेशक मुख्तलिफ जगहों से गाहक लाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर उसको प्लाट देते हैं, उसको एक नक्शा दिखाते हैं, उसके मुताबिक वो लोकेशन देख के प्लाट खरीदता है, तो जब लोकेशन चेंज हो जाती है तो उसको भी तकलीफ होती है और जो बिजनेस कम्युनिटी का जो आदमी होता है, जो डीलर्स होता है, उसका भी बहुत नुकसान होता है। नुकसान इस तरह होता है कि वो आदमी आगे जाके 10 आदमी को ये बोलता है कि भाईजान इस डीलर के पास ना जाइएगा, इसने मुझे गलत नक्शा दिखाया और जिसकी वजह से आज मैं रुल रहा हूँ, तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने 3 साल हमें लॉलीपॉप दिए रखा, नक्शा नहीं दिया। और नक्शा ना देने की रीज़न ये थी कि इनको ये लग रहा था कि जब हमने ये नक्शा दे दिया है तो फिर हमारे पास कोई भी नई चीज़ क्रिएट करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ जगह क्लियर है उसका जब हम नक्शा दे देंगे, उसमें अगर जब हम कोई जगह कोई नया प्लाट क्रिएट करेंगे या कुछ तरह करेंगे तो उसको सेव करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात पे एग्री हूँ कि जो ट्रस्ट है, जो क्लाइंट है, जो बाहर से आता है, जो इन्वेस्टर आता है, उसकी पहली डिमांड ये होती है कि जो मेरा प्लॉट है उसको तब्दील नहीं होना चाहिए और यही उसकी श्योरिटी होती है। और वो क्रेडिबिलिटी आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पे होता है कि जब सोसाइटी जो है उसको एक नक्शा दे देती है तो वो प्लॉट कहीं नहीं जाता। अच्छा सरदार साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो आने वाले इलेक्शन है 2026 का, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ का इलेक्शन आ रहा है, इसको आप किस तनाजुर से देख रहे हैं कि आने वाले दौर में क्या होगा, कितने ग्रुप्स क्रिएट हो सकते हैं या क्रेडिबल लोग जो हैं उनकी क्या वैल्यू वर्थ रहेगी यहाँ पे? अच्छा, इस सिलसिले में मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कि ओवरऑल वही जो साबका निज़ामिया थी या साबका जो इक़्तिदार में लोग रहे, वो तो लगातार इस टाइम मीटिंग्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अभी भी जाके लोगों को लॉलीपॉप तो वो दे रहे हैं। लेकिन हम तो सामने आए हुए हैं बिल्कुल, अवामी इत्तेहाद ग्रुप इस टाइम बिल्कुल सामने, एक ही नाम आ रहा है उनके मुकाबले में, वो अवामी इत्तेहाद ग्रुप का आ रहा है। बेशक। बाकी सारे ग्रुप इस टाइम खामोश है। अब उनकी क्या लाएअमल वो इख्तियार करेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या वो आपस में मिल चुके हुए हैं। कल भी एक प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम को देख के तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उनका आपस में लाक हो चुका है। अब ये माफिज ग्रुप वाले जो थे, जो सबसे पुराना ग्रुप था यहाँ पर बहुत अर्सा बरसर इक़्तिदार रहा है, ये उनको इसकी वजाहत तो वही कर सकते हैं, मैं उनकी जगह वजाहत तो नहीं कर सकता। लेकिन कल का एक प्रोग्राम जो था, उस प्रोग्राम में जिस तरह ये आपस में इकट्ठे थे या जिस तरह इनको नज़र आ रहा था, वैसे ही लग रहा था कि शायद ये आपस में एक प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ग्रुप जो पिछले दफ़ा इलेक्शन जीत के आया था, ये तो ये माफिज ग्रुप के खिलाफ जीत कर आया था। और उस टाइम यही इल्ज़ाम आता है कि उन लोगों ने इतना बड़ा नुकसान दिया हुआ है। 7 अरब पहले बोल रहे थे, फिर 5 अरब बोल रहे थे, फिर 2.5 अरब तक आ गए। लेकिन बहरहाल वो असल फिगर क्या है, चूँकि हम तो अभी तक उस फिगर तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस नहीं है कि हम वो एग्जैक्ट फिगर देख सकें या बता सकें आपको। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, हमारा एक बयानिया था कि लोगों ने मुतासरीन बनाए, हम मुतासरीन को एडजस्ट करेंगे और उनके खिलाफ हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन 3 साल जो गुजरे हैं उसमें इन्होंने फेज़ 1 में तो उनका चूँकि था RNU के नाम से जो उनकी कंपनी है वो यहाँ पर काम कर रही थी पहले से, और फेज़ 2 भी उनके हवाले कर लिया इन्होंने। तो मैं एक सवाल अपना साबका इंतज़ामिया से ये भी करूँगा कि अगर वो इतने ही अच्छे थे तो आप लोगों ने हमें क्यों इस्तेमाल किया उनके खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब, आपके जो
राय थी उसको नाज़रीन ने भी सुना, और आने वाले इलेक्शन में मुझे लग रहा है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आएंगी, और वो कहते हैं ना कि पल पल सियासत जो है अपना रंग बदलेगी। तो वो सबको नज़र आ रहा है, लोगों में इज़्तिराब है, लोग कश्मकश में पड़े हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन हक पे है और कौन जो है वो झूठ बोल के इक़्तिदार में आया है। अब ये नाज़रीन पे बात है, और जो मेंबरान है इस सोसाइटी के, उनको इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए होगा कि आने वाले दौर में वो अपने मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर सोच सकते हैं और किन को वो सीटों पे देखना चाह रहे हैं और सीटों वो इलेक्शन के ज़रिए वोट दे के कामयाब करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग कैंडिडेट्स हैं या जो अपने ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं, उनसे आप किसी बात करवाई जाए और वो चीज़ें उनकी ज़बानी सामने लाई जाएँ, ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, वो उनके सामने उनकी बातों से क्लियर हो। और जज तो है खैर आखिर अवाम ने करना है, मेंबरान ने करना है कि किसको वोट दिया जाए। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब पे करम करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।